श्वेता सिंह, आप रेडी हैं? अपना कैमरा ओपन कर लीजिए आप। सर तो लाइट नहीं है। कोई बात। चलो कोई बात नहीं। फाइल तो ऐसा करें। करो ना, तो आप लोग हाँ हाँ, ऐसा कर लेते हैं। वैसे इनके अंदर हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है सर। कोई बात नहीं। जाएंगे तो ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं नहीं। आप हाँ, दिव्या यादव जो ज्वाइन कर चुके हैं। तो दिव्या यादव। क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है सर, नेक्स्ट कैंडिडेट देखते हैं। सोनम सोनी। ये दिव्या ने अभी खोल लिया है माया का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, दिव्या आप अपना माइक कैमरा ओपन करिए। हाँ एम आई ऑडिबल टू यू? यस। सुनाई दे रहा हूँ ना मैं? जी हाँ। दिव्या के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क इशू पहले भी हुआ था इनके साथ। जी आज भी सेम प्रॉब्लम आ रही है इनके साथ। चलो ओके, तो दिव्या, ट्राई करते हैं। नेटवर्क इशू होता है तो फिर बीच में रोकना पड़ेगा दिव्या। तो ओके दिव्या आप अपना परिचय से स्टार्ट कीजिएगा। जी, आज आपके सामने मैम है, मनिका मैम है। आप अपना गुड परिचय से इवनिंग। स्टार्ट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मेरा नाम दिव्या है जी। सर। मेरी आपको सुन। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू। ये कंटिन्यू कीजिए आप। जी सर, मेरा नाम दिव्या यादव है। मैं आजमगढ़ निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से पूरी की है व माध्यमिक शिक्षा स्थानीय इंटर कॉलेज से पूरी की है। मैंने अपना स्नातक, परास्नातक व पीएचडी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से पूरी की है। और मैंने वर्ष 2018 में जेआरएफ उत्तीर्ण किया था। जहाँ तक मेरी अभिरुचि की बात है तो मुझे कविताएं पढ़ना पसंद है। अच्छा, आपको कविता पढ़ना अच्छा लगता है? जी मैम। तो मुझे एक चीज आप बता सकते हैं, जैसे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और मैं भी विद्यार्थी हूँ, अभी कार्यरत हूँ। और कविता पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। जी मैम। आदिकाल की और भक्ति काल की, अ, इन दोनों कविताओं में से आपको कौन सी कविताएं पढ़नी अच्छी लगती है? मैम, भक्ति काल की कविताएं। क्यों आदिकाल की भक्ति कविताएं अच्छी नहीं है? तो मैम अच्छी दोनों लगती हैं। भक्ति काल की मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। जी, ज्यादा पढ़ते हैं, ये आपकी रुचि के हिसाब से। पर आपके सामने प्रश्न है कि ये आदिकाल या भक्ति काल, दोनों में से जी उत्कृष्ट रचनाएं कहाँ मिलती है? मैम, भक्ति काल में मिलती है। क्यों मिलती है? दृष्टिकोण क्या है इसके संबंध में? क्योंकि जी मैम, क्योंकि भक्ति काल की जो भाषा है और जो उसके विषय हैं, वे दोनों समाज सुधार से जुड़े हुए विषय हैं और उसकी भाषा सहज भाषा है जो सबको समझ में आती है। जी। हाँ, अब बताइए मुझे, जी भक्ति काल की एक कविता बताइए जो आपको सबसे पसंद रहा। मैम, मुझे सूरदास के विनय के पद पसंद है। आप उनमें से दो पंक्ति बोल सकते हैं? जी मैम। कर गोपाल की सब होई, जो अपनो उद्दम बल जाने, अति मूर्ख है सोई। साधन जंत्र मंत्र उद्दम बल, यह सब दारू धोई। जो कछु लिख राखे नंद नंदन, मेट के नहीं कोई। जैसे हम देखते हैं कि सूरदास की बात बोल रहे हैं, तो जी गुण भक्ति काव्य धारा में अगर कृष्ण भक्ति को देखा जाए तो सूरदास और उनके साथ साथ नंददास हमारे सामने आते हैं। हाँ जी मैम। तो जैसे हम देखते हैं
गोपी उद्धव की संवाद दोनों में मिलती है। जी हाँ मैम। तो दोनों में से मेरी आवाज आ हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम आ रही रही है। हाँ मैम हाँ मैम बोलिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि सूर के जी मैम। गोपियां और नंददास की गोपियों में क्या अंतर देखने को मिलता है आपके? मैम नंददास की गोपियां ज्यादा तार्किक मन की थी, सूरदास की गोपियां ज्यादा भावुक। ठीक है सर। हाँ, कृपया जी और कुछ प्रश्न अगर आपको होना है तो या फिर मैम कुछ जी सर, अभी मैं सभी लोगों से थोड़ा बहुत बात कर लेती और कुछ एक्सपीरियंस जो है मैं बाद में सभी लोगों को बता दूंगी, क्योंकि आप चाहें तो एक और इंटरव्यू रख भी सकते हैं शुरुआती दौर में। ठीक है, आप थोड़ा-थोड़ा से बात कर लीजिए और इनका थोड़ा-सा फीडबैक हमको बताना है जिससे बात करते हैं। सर मैं सबकी फीडबैक बता देती हूँ सर। तो अब हमारे सामने सोनम नीलेश सोनम आएंगे। नीलेश रेडी है नीलेश? तो मैम मैं माइक ऑफ कर लूं? हाँ, आप जी, जी। हाँ, चलिए। मैम ये नीलेश पाल है। जी। शुरुआत कीजिए नीलेश। जी, मेरा नाम नीलेश पाल है। मेरी प्राथमिक शिक्षा दभोई से हुई है। जहाँ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दभोई की स्वयंप्रभा स्कूल से हुई है। इसके अलावा मेरा कॉलेज बीए मैंने अपना सरदार कॉलेज से किया है तथा चौधरी अदनाथ सिंह कॉलेज से किया है। इसके बाद मैंने 2017 में ही नेट एवं सेट क्वालिफाई किया है। मैं वर्तमान वर्तमान में मध्य प्रदेश में पटवारी पद पर कार्यरत। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू बस। आप सीधे पटवारी के पद से हिंदी साहित्य में कैसे उतर गए? हिंदी साहित्य में तो मैम शुरू से ही रुचि रही है थोड़ी, और 2017 में ही मैंने ये नेट और सेट क्वालिफाई किया था, तो उस समय भी एमपीपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया था मैम, तो रह गया था थोड़ा चयन से। 2013 में मेरा पटवारी का चयन हुआ था मैम। जी, जी, आगे आ रही है, कंटिन्यू बताइए कि हिंदी साहित्य में आपको कौन सा विभाग जो है अच्छा लगता है? जैसे आप बोले कि हिंदी साहित्य में मेरी रुचि रही है पहले से ही। जी, जी। भक्ति काल में अच्छा लगता है मैम पढ़ना, और बाकी आधुनिक में कविताएं उपन्यास एवं कहानियां अच्छा लगता है मैम पढ़ना। आधुनिक काल के कौन से काल से आप प्रभावित हैं? जैसे आधुनिक काल में कई सारी धाराएं चली है, वाटमेरो, द्विवेदी, छायावाद, प्रगति प्रयोग। छायावाद फिर अच्छा कौन सा कौन सी धारा जो है ज्यादा प्रभावित की है? प्रगतिवाद मैम ज्यादा प्रभावित करती है। प्रगतिवाद ज्यादा प्रभावित करती है। निराला को आप पढ़े होंगे? निराला की मैम जो सिलेबस में थी जो रचनाएं, और बाकी जो जैसे पत्रमुक्ता वो हो इनकी, और ये राम शक्ति पूजा भी पढ़ी थी मैम। कुकर मुक्ता की बात आपने किए, जैसे हम सभी को पता है कि उसमें पूंजीपति और सर्वधारा दो वर्ग आते हैं, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे, विशद अध्ययन करेंगे, तो उसमें लुम्पेन प्रोलेटेरिएट का एक मत देखने को मिलता है। लुम्पेन प्रोलेटेरिएट मतलब आप समझते हैं? जी नहीं मैम, ये तो नहीं पढ़ा मैंने। लुम्पेन प्रोलेटेरिएट का अर्थ बिना जाने कुकुर मुक्ता को शायद ही कम समझ पाएंगे। रामविलास शर्मा जी को तो आप जानते होंगे, बहुत ही बड़े आलोचक और उनके समर्थक रहे हैं। प्रगतिवादी आलोचक है मैम।
जी, तो निराला के बारे में मैं जो बता रही हूँ, तो लुम्पेन प्रोलेटेरिएट के बारे में आप थोड़ा ध्यान देना। ये सब प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। अब मुझे बताइए कि निराला छायावाद के चतुस्तंभ होते हुए भी उनके रचनाओं में प्रगतिवादी सोच देखने को मिलती है। जी हाँ। तो वो छायावादी है या प्रगतिवादी है? इस प्रारंभिक जो उनकी उनकी जो रचनाएं थी उनमें छायावाद का स्वरा दिखता, लेकिन उसके बाद में जो उनकी रचनाएं थी उनमें प्रगतिवाद का स्वरा दिखाई देता। हाँ, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि जूही की कली से लेके वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। हाँ, ये सब हाँ, मैं बोल रही हूँ इन दोनों की जो एक संरचना रही है कि जूही की कली जहाँ हम श्रृंगारिकता को पाते हैं और वो मतलब तोड़ती हुई पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को देखते हैं, तो इन दोनों में क्या तारतम्यता देखने को मिलती है? क्या लय आप ढूंढते हो इसमें? क्या आपके मत से दोनों सही है कि हम निराला को श्रृंगारिकता की दृष्टि से भी देखना सही है और वो प्रगतिवादी भी थे? प्रगतिवाद तो उनके व्यक्तित्व में हमेशा ही झलकता है मैम, उनका विरोधी स्वर रहा है, चाहे वो छंद में भी रहा, उन्होंने हमेशा मुक्तक छंद का प्रयोग किया उन्होंने। तो एक समाज से उनका विद्रोह तो उनका हमेशा उनके काव्य में देखने को मिलता है, व्यक्तिगत जीवन में भी वो उसमें उनका पारिवारिक जो उनके साथ परिस्थितियां हुई वो भी कारण हो सकता है उनके जो साहित्य में जो विद्रोह दिखाई देता है। उनको जगह जगह उनको विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया आज साहित्य हमारे पास में, छंद के लेकर भी उनको बहुत सा विरोध हुआ है। हमारे पास इसके अलावा उनकी पारिवारिक परिस्थितियां, उनकी परिवार में पत्नी और लड़की उनका देहांत हुआ है। ये सब भी कारण है जो प्रभावित करते हैं रचनाओं को, व्यक्तिगत कारण जी, सर माना जाता है कि राम की शक्ति पूजा में वही राम का संघर्ष और सरस्वती में वही कृष्ण का संघर्ष है, उसकी जो प्रतिमूर्ति है निराला को हम मान सकते हैं। व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं तो कविताओं में निखर के आता ही है, कुछ ना कुछ तो उसका अपना खुद का भी रहता है कविताओं में, कोई भी कवि हो। जी, और एक प्रश्न है मेरा कि मध्यकाल में गद्य साहित्य का विकास क्यों नहीं हो गया? मध्यकाल मतलब मुख्य रूप से भक्ति काल और रीतिकाल की बात मैं कर रही हूँ। इस समय पद्य की तुलना में गद्य का विकास ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? एक तो मैम क्या है कि साहित्य की भाषा और आम बोलचाल की भाषा अलग अलग थी। तो उस समय जो साहित्य की भाषा तो ब्रज ही उपयोग में रही, ब्रज भाषा, जबकि क्या है कि गद्य लेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, और वो आम बोलचाल की भाषा हमेशा खड़ी बोली ही रही और उसमें विपरीतता भी रही थी। तो जो द्विवेदी कालीन समय से वास्तविक व्यवस्थित कालीन समय से तब गद्य का धीमे धीमे विकास हुआ और द्विवेदी काल में परिपक्व होते हुए छायावाद के समय परिपक्व हो गई। उसको तो सही है, पर हम बात कर रहे थे मध्यकाल की। जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रजभाषा उस समय प्रमुख भूमिका निभा रही थी और गद्य का विकास नहीं हो पाया था, परंतु ये हिंदी साहित्य इतिहास में ही क्यों? क्योंकि अगर हम उर्दू की बात देखें तो उसमें कई सारे गद्य का विकास हुआ है, और भी भाषा देखें तो उसमें गद्य का बराबर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलती है, पर हिंदी साहित्य का ये दौर अगर हम देखें गौर करके तो इसमें ज्यादातर गद्य साहित्य का विकास नहीं हो पाया है, उत्कृष्ट रचना देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण ये भी है कि उस समय जो जैसे रीतिकाल में तो मैम क्या हुआ कि राजाओं के आश्रय में वो पल रही थी, राजाओं के आश्रय में तो उनकी वही प्रशंसा वगैरह, उनका वीरता का वर्णन उनकी है ना, और ये सौंदर्य उनका वर्णन वगैरह ये चल रहा था। तो इस समय इस वजह से भी नहीं हो मैम गद्य का विकास हो पाया। सर जी, नीलेश आपने कभी पढ़ाया नहीं है तो आप हमारी से सीधे टीचिंग लाइन में आओगे, तो आप अपने आप को कैसे देखते हो कि कैसे प्रदान करोगे?
पढ़ाया भले ही नहीं हूँ लेकिन मेरी रुचि रही है और धीमे धीमे कब होता जाएगा। टीचिंग का मेरी शुरू से ही रुचि रही है। बाकी जॉब जल्दी लग गई थी, 12th के जस्ट बाद मेरी जॉब लग गई थी। टीचिंग का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है खैर। नीलेश जी, आपको अगर वहाँ प्रश्न पूछ दिया जाए या फिर डेमो क्लासेस के लिए बोल भी दिया जाए, तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप उसकी तैयारी भी करके जाइएगा, क्योंकि आपका क्या क्षेत्र है, आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं और ये जो टीचिंग जो है पूरा इसका सेक्टर अलग है, तो मुख्यतः ये प्रश्न आपके सामने आ सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग सोनी की श्वेता सिंह से पूछ लेते हैं, लाइट आई? अच्छा, लाइट आई कि नहीं? नहीं आई सर, वो नहीं आने वाली, बहुत करीब 10 बजे तक आएगी। कोई बात नहीं, जब सोनी से अभी अपने क्या कर रहा है, जब संभावना है उसके बाद नहीं तो आपको ऐसे तो नहीं पड़ेगा, है ना? गुड इवनिंग सर। मेरा नाम सोनम सोनी है, मैं परिचित हूँ। मैं अपना मेरा नाम सोनम सोनी है, मैं सतना जिले की रहने वाली हूँ और जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वह गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल अमरपाटन से कंप्लीट हुई और मेरा यूजी पीजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अमरपाटन से कंप्लीट हुआ मैम। और इस साल मैंने 2018 में नेट क्वालिफाई किया और जी, ये अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी पीएचडी चल रही है। कहाँ चल रही है पीएचडी? अभी सिंह विश्वविद्यालय रीवा में। अच्छा, आपका विषय क्या है पीएचडी का? मन्नू भंडारी की कथा साहित्य में मध्यवर्गीय संप्राप्त से विविध मनु भंडारी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। चुना। तो सोनम जी, यहाँ से आपके पीएचडी से भी प्रश्न बन सकते हैं और जैसे कि हम सभी से बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास से भी आपको पूछ सकते हैं। प्रश्न ये सामने आपके है कि संतरास से आप क्या समझते हैं? जी मैम। संप्राप्त यानी दुख या तात्पर्य से अर्थ है मैम। संप्राप्त यानी दुख या तात्पर्य होता है। आपने शास्त्री को क्यों चुना? मैम मध्य वर्ग को जहाँ तक विस्तृत में बताया गया है, अगर मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी स्वयं एक मध्य वर्गीय परिवार से थे और उनके जीवन में जो दुख है, पीड़ा, त्रासदी रही, उनको भी कहीं ना कहीं मैं अपने साहित्य में को रचा है और मैं मुझे मन्नू भंडारी जी से विशेष रुचि रही है, इसलिए मैंने उनको दिया और उनको कोर्ट के बारे में। जी, आपके सामने मीरा, चाहे महादेवी, चाहे मनु भंडारी, कोई भी आ सकते हैं और अपने निजी मतलब व्यक्तिगत या फिर सामाजिक विद्रूपताओं को, सामाजिक जो यथार्थता को आपके सामने रख सकते हैं। फिर संतरास के लिए ही अपने मनु भंडारी को चुने, ये है या और कोई विशेषता उनके दिखती है आपको? नहीं मैंने तो संतरास के लिए नहीं चुना है क्योंकि उनके जो नारी जीवन से संबंधित विचार थे मैम, वो मुझे लगे क्योंकि उनको जो साहित्यिक प्रेरणा मिली थी वो उनके पिता से मिली थी, मतलब बोल सकते हैं कि विरासत से प्राप्त थी। तो क्योंकि उनके पिता का एक कर्तव्य है, कथन था मन्नू भंडारी के लिए, वो कहते थे कि रसोई घर में जाना अपनी प्रतिभा को सफल करना होता। तो कुछ वाक्यार्थ मैंने पढ़े और मैं मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किए। जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रसोई घर में जाने से अपनी प्रतिभा का दफना होता है? सर सॉरी मैम, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैम, क्योंकि अगर मैं
ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को देखती हूँ, महिलाओं को देखती हूँ मैम, तो वो अधिक से अधिक जो समय होता है वो रसोई में ही बिता देती हूँ और पढ़ाई के लिए उनको उचित समय जो चाहिए होता है वो नहीं मिलती, क्योंकि उनको समय छुड़ाना पड़ता है मैम अपनी पढ़ाई के लिए। कि मैं भी गाँव से हूँ मैम, जीवन में थोड़ा मुझे लगता है। हाँ जी, मुझे और एक बात बताइए कि हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम ऐसे कौन से इतिहास ग्रंथ है जहाँ नारी की बात हुई हो? हिंदी साहित्य के इतिहास में मैम मैं इतिहास ग्रंथ की बात पूछ रही हूँ जहाँ नारी के बारे में सर्वप्रथम बात हुई हो। नारी की बात मैम हैदराबाद में महादेवी वर्मा जो है श्रृंखला की कड़ियाँ जो है उनमें उन्होंने चर्चा की है। छायावाद युग जो है, आपने सही कहा, छायावाद युग में महादेवी वर्मा की जो त्रासदी को हम देखने को मिलती है हमको, परंतु मैं हिंदी साहित्य इतिहास की बात करती हूँ। आप सुने होंगे हिंदी साहित्य की नारीवाचक इतिहास सुने होंगे। मैम सुमन राजे का जो हिंदी साहित्य का आधार इतिहास है उसमें का उसमें भी नारी की स्थिति का वर्णन देखने को मिलता है एवं मिर्जा माधव द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ जो है उसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास में उनकी नारी की स्थिति को पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। अंजनी मौर्य। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम अंजनी मौर्य है, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। मेरी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा कवि सम्राट की बालिका इंटर कॉलेज में हुई है पढ़ाई, और स्नातक मेरा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हुआ है, और इस समय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ही पीएचडी कर रही हूँ। और पीएचडी का विषय क्या है? शिवमूर्ति के कथा साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन। शिवमूर्ति, उनके और समकालीन कुछ लेखक के बारे में आप बता सकते हैं? शिवमूर्ति जी के बारे में, उनके समकालीन समकालीन में शिवमूर्ति जी के संबंध में लिखी गई पुस्तक का नाम? शिवमूर्ति जी के संबंध में उनके संजय जी ने लिखा है वंचितों का प्रवक्ता शिवमूर्ति। और कुछ? और मैम उनके मतलब समकालीन है मंजू ऐसे क्याम है, और रामधारी सिंह दिवाकर है, और दिनकर जी हैं। कमलाकांत त्रिपाठी है। मुझे बताइए कि उनके संबंधित कुछ पुस्तक ऐसे आलोचनात्मक ग्रंथ हो या कुछ भी जहां आप काम कर रहे हो, 2 पुस्तकों का नाम बताइए। जी मैम, उनकी कहानियां और उपन्यास है, और उनके बारे में अभी आलोचनात्मक पुस्तक तो नहीं आई है। उन्होंने जो रचनाएं की हैं, जैसे कि अभी नई नई उनकी पुस्तक उपन्यास आया अगम दया दरिया, और इससे पहले उन्होंने लिखा है आखिरी सलाम, त्रिशूल, सरपत। ठीक है, उनके संबंधित उसको भी आप गौर कीजिएगा, क्योंकि आपके पीएचडी फिर शोध के दौरान ये सभी पुस्तकें जो है उनको काम आ सकती है। ठीक है, मैम लक्ष्मी पत्रिका में उनके बारे में लेखकों ने अपनी राय दिया है
लेकिन अलग से उनकी पुस्तक मुझे नहीं मिली अभी तक। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कौन बता रहा है? अच्छा, आप ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर इनको तो जानते होंगे। दोनों में से ऐसी कौन सी समानता देखने को मिलती है? समानता, उन दोनों में ऐसी कौन सी समानता देखने को मिलती है? मैम ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर के दोनों ही लोग स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूक थे। और मैम दलित समाज कल्याण के लिए मतलब तो जातिगत विविधता देखने को मिलती है उनके प्रति, ये तो उन्होंने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को जो है सामने लाई है। ठीक, स्त्री और दलित दोनों से ही उत्थान के लिए कार्य किए हैं। इन दोनों में समानता क्यों देखने को मिलती है? क्या ये दोनों आपस में मिले जुले थे या कोई सगे संबंधी? ये समकालीन थे? समकालीन थे कि नहीं ये नहीं पता है। लेकिन नहीं मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता। कोई ना। जरूर। ठीक है सर, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू अंजलि जी। आप अपना थैंक यू सर। कर सकते हो, कैमरा ऑफ कर सकते हो। अब हम लोग श्वेता जी से बात करना चाहेंगे। अब लाइट आई हो ना आई हो, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। जी सर। जी मैम, ये श्वेता जी है, आप अपना परिचय देंगी प्लीज। मेरा नाम श्वेता सिंह ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले को ग्राम बरौतिया कला की रहने वाली हूँ। मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है अपने गांव से ही कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हरिश्चंद्र यूनिवर्सिटी सागर से किया है और वर्तमान में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में कार्यरत हूँ। जी मैम। कहाँ कार्यरत है? उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में कार्यरत हूँ मैं टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ एक्सलेंस ग्रेड में है ये? हाँ जी जी, हाँ जी समझ गई। श्वेता जी है ना? जी। तो इनको अंधेरे की समस्या है। हाँ, उसके तो क्या उसके यहाँ से तो प्रश्न उठती है, इसीलिए मैं इस मुद्दे को सामने रखी। ये क्या था, अभी जो यहाँ रहती है वहाँ समस्या है अभी लाइट की, क्योंकि इंटीरियर इलाका है जी। कि आप तो अंधेरे में कविता पढ़े होंगे। जी मैम। मेरा प्रश्न ये है कि अंधेरे में कहानी किसकी है? अंधेरे में जी है मैम। जी जी मुझे कहानी मुझसे वो नहीं लिखी है। नहीं, कहानी निर्मल वर्मा ने लिखे थे अंधेरे में, और इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको कहाँ रुचि रही है? तो बच्चों को पढ़ाते होंगे। जी मैम। मैम मुझे साहित्य की कहानियां आपके सिलेबस में कौन सी कहानी है? सिलेबस में जो मैम कंप्यूटर वाले सिलेबस में नहीं, आप जहाँ स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रेड 1 में है आप, तो वही के सिलेबस में क्या पढ़ाते हैं आप? मैम अभी जब तक मैं पहुंची, अभी मुझे 1 ही मंथ हुआ है ज्वाइन किए हुए, तो सिलेबस जहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। एक जो बहुत दिन काम की कुछ बचे हुए थे, वही मैंने पढ़ाए हैं।
ठीक है। जी मैम। मेरा प्रश्न है कि आपके जो प्रबंध काव्य है और महाकाव्य, जी मैम। क्या समझते हैं आप प्रबंध काव्य और महाकाव्य में? इसमें समानता और अंतर। मैम जो महाकाव्य है वो मैम जो महाकाव्य है वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो प्रबंध काव्य है उसमें 2 काव्य आते हैं, महाकाव्य भी और खंड काव्य भी। तो महाकाव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो महाकाव्य से क्या आप समझेंगे हम? मैम महाकाव्य में जिसमें मतलब किसी भी जीवन की या किसी भी व्यक्ति की कहानी को विस्तृत रूप में काव्यात्मक ढंग से दिखाया जाए। आप रामचरितमानस को संक्षिप्त शब्द में बता सकते हैं कि इसकी महाकाव्यात्मकता क्या रही है? जी मैम, जैसे रामचंद्र जी की जो बचपन से लेकर उनके वनवास और वापस लौट कर राज्य में की जो उनकी संपूर्ण जीवन की कहानी है, और उसमें जो बीच बीच में कहानियां साथ में चलती रही हैं, उन सबका इसी में समावेश किया गया है। ठीक है। और सिर्फ उनके प्रारंभ से लेके अंत तक की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है, इसीलिए महाकाव्यात्मकता है। कई सारी जो है समस्याओं का समाधान जो हमको देखने को मिलती है। तो किस दृष्टि से आप रामचरितमानस को देखते हैं? मैम जो रामचरितमानस है, जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है कि ये राम की मतलब एक मनुष्य है। राम को इसमें एक मनुष्य दिखाया गया है कि एक मनुष्य का कैसा चरित्र होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से कि मतलब व्यक्ति को अपना आदर्श कैसा बनाना चाहिए, राम के जैसे जीवन यापन करना चाहिए। एक आदर्श मनुष्य का जो चरित्र हो, जिसको लोग आदर्श के रूप में अपना सके, वही मैम उसमें दिखाया गया है। जो विभिन्न समस्याओं विघ्नों के साथ भी अपने धर्म और सही मार्ग पर चलते रहते हैं। तुलसीदास की भाषा हम सबको पता है जैसे अवधि रही है। जी मैम, उनका ब्रज अवधि दोनों पर अधिकार था। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोकमंगल की बात करते हैं तो वहाँ अवधि की क्या भूमिका रहेगी? लोकमंगल से भाषा का क्या संबंध आप लगा सकते? मैम सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। जैसे हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं या और भी कई सारी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं, भक्ति काल की बात करते हैं, मध्य काल की बात अगर हमारे सामने आती है, तो वहाँ एक चीज है लोकमंगल। लोकमंगल की सिद्धावस्था शुक्ल जी भी अपनी अनेक सारी रचनाओं में इस बात को दिखाते हैं, और जिसके लिए तुलसी हमारे सामने प्रसिद्ध माने जाती है। इनकी जो है ज्यादातर भाषा का प्रयोग देखा जाए तो वो है अवधी भाषा। तो मेरा प्रश्न ये था कि अवधी भाषा किस तरह से हमारे सामने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोकमंगल की बात अगर देखा जाए तो। लोकमंगल से तात्पर्य क्या समझते हैं आप? और वह भाषा का योगदान रहा। मैम भाषा का जैसे कि उस समय जो प्रचलित भाषा थी भक्ति काल में, अवधि और ब्रज ही थी। तो जैसे कि तुलसीदास जी का दोनों भाषाओं पर अधिकार था, तो उन्होंने अपने रामचरितमानस के लिए अवधि को चुना, क्योंकि जो अवध प्रदेश की भाषा है वो भी अवधि रही है। लेकिन जो लोकमंगल है उससे तात्पर्य उनका ये है कि जो रामचरितमानस है उसका जो पाठ है या उसका जो अपने आचरण में उतारने से लोगों का मंगल या लोगों का भला कैसे हो सकता है, तो उसमें दिखाया गया है। आप मध्य प्रदेश से हैं? जी मैम। मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में कई सारे रचनाकार हमारे हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिए हैं। आपके 2 प्रिय कवि या लेखक का नाम बताइए। मैम एक प्रेमचंद जी और हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं मुझे अच्छी लगती हैं। व्यंग कविता आप बोल सकते हैं या फिर व्यंग रचनाएं कुछ? व्यंग रचनाएं मैम बोल सकते हैं। मैम जैसे मतलब उनकी कहानियां हैं, कविताएं तो हमें
नहीं उनकी नजर में आई है हरिशंकर प्रसाद जी की। तो जैसे उनकी मैम एक है प्रेमचंद के फटे जूते, जिस पर वो एक फोटो देखते हैं जिसमें प्रेमचंद जी के अंगूठा निकला हुआ है जूते में से, तो वही वो आज के समाज पर उसमें से व्यंग करते हैं उस जूते के माध्यम से, उसी पर उन्होंने वो रचना लिखी है। ठीक है। वो भवानी प्रसाद मिश्र को जानते होंगे। जी मैम। उनकी एक रचना है सन्नाटा, एक कविता है सन्नाटा। वहाँ किस स्थान का वर्णन हुआ है, आप बता सकते हैं? मैम मतलब क्लियर पता नहीं है, लेकिन वो एक किला है कोई जहाँ पर वो सन्नाटा छाया हुआ है, वो रानी की कहानी है, लेकिन मैम शायद चुनार है, मैं उस किले का नाम भूल गई। किले का नाम नहीं याद आ रहा कि वो किस जगह का है। ठीक है, ठीक है सर। जी। तो मैम सभी लोग हो गए हैं, अभी जितने लोग जुड़े हैं, तो अगर हो सके तो थोड़ा इनका फीडबैक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा इंटरव्यू देने का, जी शेयर करें, क्योंकि इससे इनको आपसे सीखने को मिलेगा। और पहले इन लोगों के फीडबैक के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर। जैसे मैं पहले आपके इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी, अपनी जैसे होता है मुझे लगा कि मेरे साथी लोग मिल गए मेरे साथ। मैं प्रश्न क्या करूं, मेरे तो साथ वाले ही ऐसे लगा मुझे, और सब निपुण है सर, यहाँ तक आए हैं, और बस बात ये है कि हम चीजों को किस तरह से उनके सामने प्रेषित करते हैं, वरना आइडिया हम सबको है। जैसे उस समय मैं पूछ रही थी प्रश्न कि आदिकाल और भक्तिकाल दोनों में से दोनों कविताओं में से कौन सी कविताएं अच्छी लगती है। हमारा सभी बच्चे सुन रहे होंगे शायद। सुन रहे जी तो फिर मैं आप लोगों के साथी के तौर पे बात कर रही हूँ, जो मैं अच्छे से बता सकूं। तो सर ये हो सकता है कि रचनाएं कोई भी गलत नहीं होती, चाहे वो आदिकाल की हो चाहे वो भक्तिकाल की हो, वो अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से अलग रूप ले लेती है। जैसे आदिकाल की बात अगर हम देखें तो वहाँ ज्यादातर क्या है, चारण कवि दिखने को मिलते थे, दरबारी कवि हमारे सामने आते हैं, और मुख्य रूप से उसकी जो प्रवृत्तियां रही है कि राजाओं का या फिर जो रक्षकों का उनका गुणगान करना हो या फिर उनके बारे में बताना हो। और जब हम भक्ति काल में देखते हैं, भक्ति काल जो है त्रासपूर्ण समय रहा है, वहाँ नारी की स्थिति भी देखने को मिलती है, और वहाँ ज्यादातर हम देखते हैं जो संत कवि हैं, जो सूफी है, ये मुख्यतः दलित होते हैं। आप देखे होंगे रैदास को, और भी अनेक सारी जो है क्या होते हैं कि निम्न वर्ग से ये लोग उठ के आते हैं। यहाँ भाषा की परिमार्जित गुण देखने को नहीं मिलती, भाव जो है स्पष्ट रूप से ये लोग हमारे सामने दर्शाते हैं, जिसके कारण हमको भक्ति काल या फिर मध्य काल की रचनाएं ज्यादा आकर्षित कर सकती है। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स जो है, सभी विद्यार्थी अपने मत को दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ना ही आदिकाल को कह सकते हैं, ना मध्यकाल को कह सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे और मेरा प्रश्न था कि मध्यकाल में गद्य का विकास क्यों नहीं हुआ। तो जैसे हम शुक्ल जी को पढ़ते हैं या और भी द्विवेदी को, गणपति चंद्रगुप्त को, अनेक सारी जो है इतिहास ग्रंथ पढ़ चुके हैं, उसमें क्या भक्ति काल का समय जो है हाँ, भक्ति से अर्थ हम ये लगाते हैं कि जब वो सारी मानवताएं खत्म हो चुकी थी, तो हम लोगों ने भक्ति का सहारा लिया था। तो भक्ति में किसी को हम कहानी, किसी को उपन्यास या किसी को नाटक सुनाने नहीं जा सकते। मुख्यतः हम अगर पूजा करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, तो हमारे मन की जो भाव जो है किसी भी भाषा में आ सकती है, चाहे वो उसका छंद सही हो ना हो, उसका अलंकार सही हो ना हो, पर उसको एक लय मिल जाती है। ज्यादातर प्रार्थना या फिर निवेदन की शैली में आते हैं, उसके कारण क्या हुआ है, यहाँ काव्यात्मकता की
जो प्रवृत्ति हमारे सामने आ जाती है। तो जैसे इन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर फिल्म अगर नजर आई हो, सोनम सोनी है, नीरज पाल है, श्वेता सिंह है या अंजलि मौत है, अगर कोई ऐसी आपकी नजर में आया हो जो इनको सुधारना था या फिर पर्टिकुलर कोई एडवाइस किसी कैंडिडेट को आपको दी? जी सर। जैसे और एक मैं थोड़ा भूल गई हूँ कौन किस विषय से आए हैं, तो मैं सामूहिक तौर पर देना चाहूंगी सर। बिल्कुल मैम। जैसे पीएचडी की विषय है, तो हम है कि एक रिटर्न तक हमारा रहता है, हमारी मेहनत रहती है, और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो प्रश्न वहीं से बनते हैं कि आप किस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं और किस विषय से आप जुड़ना चाहते हैं। जो जैसे मैं आपने पूछ ली कि हमारा जो है कोई मनु भंडारी के ऊपर काम कर रहा है, कोई शिव मूर्ति जी के ऊपर काम कर रहा है, तो इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि आप अपने थीसिस से या अपने शोध विषय से पूरी तरह से अवगत होके जाएं। यहीं से प्रश्न पूछ सकते हैं, और ऐसा ही प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे मैं निराला की बात कर रही थी कि वो जूही की कली से लेके हमारा तोड़ती पत्थर तक, यानी कि एक, और फिर कुकुर मुत्ता, तो वहां भी एक है कि लुम्पेन प्रोलेटेरिएट, जहाँ रामविलास शर्मा जी उनकी आलोचना करते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ उनकी बदलती प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है, भले कि वो छायावाद के एक स्तंभ के रूप में हमारे सामने आए हैं, परंतु उनकी वास्तविकता जो है हमें प्रगतिवाद की ओर खींच लेती है। अच्छा मैम, आपका जो अनुमान रहा, जैसे अभी आप शायद उड़ीसा पब्लिक मिशन से सिलेक्ट हुई हो? नहीं सर, पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं हुई हूँ, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से हुई, और उड़ीसा? जी सर, उड़ीसा में। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ या दूसरे स्टेट से? नहीं सर, उड़ीसा से ही बिलोंग करती हूँ। ओके। मेरा रहन सहन जो है पूरा उड़ीसा से ही है। जी जी। जी सर। तो मतलब वहाँ पर सिलेक्शन कमीशन लेता है असिस्टेंट प्रोफेसर की कैपेसिटी? जी जी सर। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं लेता है? सर लेते हैं, पर हाल ही में जैसे अभी हम उसके लिए एलिजिबल थे और हमारे सामने आई थी, तो इसके तहत ज्वाइन किया। यहाँ भी उसी तरह से एक प्रीलिम्स की एग्जाम होती है जहाँ हमको रिटर्न लिखना पड़ता है, तत्पश्चात जो इंटरव्यू में हम बैठते हैं और फिर हमारी फाइनल सिलेक्शन होती है। जी जी। जैसे एक किसी छात्र के मार्क्स जो है वो लगभग गया है, उस 2-4 नंबर ही ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि आप उसका सिलेक्शन होने के चांस है इंटरव्यू में अगर वो अच्छा? जी सर, वो प्रबल दावेदार है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अगर कट ऑफ सपोज मान लीजिए कि 100 फुल मार्क्स हो और किसी का कट ऑफ गया है 60 और 62 आया है, तो इसमें भी मैं देखी हूँ, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, जो करियर का पॉइंट जो है फिर वहीं से शुरू होने लगती है। भले ही आपके रिटन मार्क्स का प्रभाव रहता है, बराबर प्रभाव रहता है, परंतु आप किस तरह से उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, क्योंकि वहां पीएचडी के बच्चे भी जा रहे होते हैं और वहां फ्रेश एमए के बच्चे भी गए होते हैं, तो मतलब जो हमारा एग्जाम का मार्क्स जो है वहां सीमित हो जाती है, फिर वहीं से चुनौती शुरू होती है। जैसे आपके साथी कर्मी होंगे जो कट ऑफ से पास में होंगे, तो जी 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 सर, सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ के बोर्ड के हिसाब से जैसे शॉर्टलिस्टेड होता है, शॉर्टलिस्टेड के लिए कट ऑफ होती है, परंतु शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद जब हम इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो वहाँ सभी बच्चे बराबर हो जाते हैं, तो फिर वहां जो है इंटरव्यू को ही प्रायोरिटी मिलती है, मतलब जिसका संप्रेषणीयता या फिर जिसकी जितनी अच्छी रहेगी वो उसी हिसाब से सिलेक्शन होती है। तो इसलिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा कट ऑफ से थोड़े ही मार्क्स ज्यादा है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप भी प्रबल दावेदार है इस पद के लिए।
बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। अभी छात्रों के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो ये थोड़ा पूछना चाहेंगे आपको, 5-10 मिनट और चाहेंगे बस ओनली। जी 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 सर। हाँ जी, कोई अगर मैम से कोई प्रश्न पूछना चाहता है। जी मैम, वो आपने निराला के बारे में बताया था, लिम्पन को क्या अवधारणा है उसकी वो? लुम्पेन प्रोलेटेरिएट की बात जो मैं कह रही हूँ, जैसे आपकी समाज में दो तरह की वर्ग देखने को मिलती हैं, एक है बुर्जुआ और एक प्रोलेटेरिएट, जिसको हम कहते हैं कि एक पूंजीपति वर्ग और एक तुम्हारा सर्वहारा वर्ग। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई रही है, कलम की रचनाओं में, जैसे कुप्पू मुत्ता हो गया हो, जैसे तोड़ती पत्थर हो गई हो, तो इस तरह की रचनाओं में उनके जो आलोचक रहे हैं रामविलास शर्मा जी, उनका क्या मत है उसको दिखाया गया है। तो इसको आप ढूंढ के पढ़ सकते हो। कोई भी, जैसे हम युग के बारे में बात करते हैं, चाहे छायावाद हो चाहे प्रगतिवाद हो, ये एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया होता है। तो इन सब के बारे में आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा। जी, और भाषा के ऊपर, जैसे अभी तो हम केवल हिंदी साहित्य की बात में सीमित रह गए। आपके पास प्रश्न है जैसे अभी से ग्रेड 1 के, उनके लिए व्याकरण भी आ सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 1 में व्याकरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संधि, समास, कारक, इन सबसे प्रश्न बन सकते हैं। और अभी अगर हम देखें तो हमारा काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, तो इन सभी से भी हमको थोड़ा टचअप लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर रहा कि आप किस एरिया को चुनते हैं। जी, और किसी का प्रश्न हो कुछ? हाँ मैम, मेरा एक पीएचडी से संबंधित प्रश्न था कि मैम ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिस समय मन्नू भंडारी का साहित्य लिखा गया, उसकी आज आधुनिक समय में क्या योगदान है? तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज आप काम कर रही हो, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी रचनाकार हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे फणीश्वरनाथ रेणु हो, चाहे शिव मूर्ति हो, चाहे महादेवी या तुम्हारे मनु भंडारी, हर कोई एक ना एक बिंदु को छोड़ के जाते हैं, जिसको पकड़ते हुए हम अपना काम करते हैं। आप जब उनके बारे में काम कर रहे हो तो आज क्यों कर रहे हो? आज तो अनेक सारी रचनाएं हमारे सामने, मतलब अनेक सारे लेखक आ गए हैं, नव पीढ़ी के रचनाकार हमको मिलते हैं। आप मनु भंडारी को क्यों चुने हो? ये भी आपको प्रश्न पूछा पूछा जा सकता है कि क्या सहजता को आपने स्वीकार किया है? क्या उनके बारे में हमको बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, इसीलिए आपने ये विषय को चुना है? इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि आज के समाज में या फिर आज के समय में महादेव की तुम्हारा मनु भंडारी कितने प्रासंगिक है, क्यों ये काम करना चाहते हैं। जैसे समाज शास्त्रीय अध्ययन हो गया हो, या फिर उनके जो जैसे हम बोलते हैं कि उनके नारीवादी दृष्टिकोण हो गया हो, कई सारे जो है उनके काम हो चुके हैं। तो ऐसा कौन सा खोज किया आपने जिसको आपको प्रासंगिकता आती हो? तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप के आपके शोध कार्य के जो थीसिस बनाए हैं या जितने भी चैप्टर किए हैं, उनके बारे में आप क्लैरिटी लेके जाना पड़ेगा। मैम एक और प्रश्न है, जैसे मैम वहाँ बोर्ड मेंबर पूछते हैं कि पसंदीदा कवि या लेखक बताइए, तो मैम मुझे कितने लेखकों को मतलब प्रिपेयर करना चाहिए? मैं प्रश्न समझ नहीं पाई, और एक बार रिपीट करो। मैम जैसे सिलेक्शन जो बोर्ड मेंबर होते हैं, उनके द्वारा पूछा जाता है कि आप अपने पसंदीदा कुछ लेखकों के नाम बताइए। जी बात समझ में आ रही? हाँ, लेखकों के नाम बताइए, यहाँ तक मुझे समझ में आई है। तो मैम मुझे कितने लेखकों के बारे में थोड़ा सा तैयारी करके जाना चाहिए, मेरा ये प्रश्न था। देखिए, अगर बोर्ड मेंबर आपके वहां से हैं तो आपको तो प्रश्न साधारण पूछ ही सकते हैं, परंतु अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कोई भी आपको पूछ सकता है, जैसे अभी मैं प्रश्न कर रही थी कि ऐसे कौन से लेखक हैं, या फिर
किस विषय को वो लोग उठाते हैं, क्यों हम उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में बताओ। तो कितने कितने को आप करते हो, भले ही आप 2 को भी करो, परंतु जिन 2 के बारे में करते हो उसमें आपको पूरे तरह से सक्षमता लेके जाना पड़ेगा कि इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे मैं जवाब देके ही आऊंगी। और हम बहुत ज्यादा के चक्कर में थैंक यू मैम। हाँ, बहुत ज्यादा के चक्कर में गड़बड़ी ना करें। ठीक है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आप लोगों को भी। धन्यवाद आपका। चलो आप लोगों को भी धन्यवाद बोल दिया। ठीक है, ठीक है, कोई प्रश्न? और पूछिए किसी को कोई प्रश्न? अंजनी तो अपनी खुद की एक्सपीरियंस जो है जी। मुझे मुझसे पूछा गया था, निराला मेरे ही प्रिय कवि रहे हैं, तो मुझे पूछा गया था कि निराला के एक अवगुण बताइए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि निराला के अवगुण बताऊं या निराला के साहित्य के अवगुण बताऊं, हम्म, क्योंकि एक साहित्यकार के अवगुण बताना एक विद्यार्थी के लिए उसकी सीमा से बाहर की बात है। अगर हम अवगुण बताते हैं उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि क्यों हम उनके अवगुण को देखते हैं। अगर हम देखें तो जैसे अभी मैं बात कर रही थी जूही की कली से लेके उनकी ऑनवर्ड्स जितने भी कविता है उनमें विभिन्न तरह से प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, परंतु उनके जो निजी व्यक्तित्व है चाहे वो सरस्वती में हो चाहे वो राम की शक्ति पूजा में हो, ज्यादातर विभूत होती है। तो हम उनको जैसे औदात्य औदात्य गुण होना या फिर जो है रौद्र रस का दिखना हो, तो ये तो हम इसको एक तरह से हम मान सकते हैं अवगुण भी, परंतु साहित्य इसको स्वीकार करता है तो हम इसको अवगुण नहीं मान सकते। अगर हम राम की शक्ति पूजा में अगर नहीं रावण को अगर अशुद्ध नहीं बोल सकते तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से कभी कभी एग्जामिनर जो मतलब आपके जो इंटरव्यूअर है आपकी जांच करना चाहते हैं। ठीक है मैम, जैसे कि आपने जब इंटरव्यू दिया था तो लगभग सब्जेक्ट शिफ्ट से कितने % क्वेश्चन पूछे गए थे? सर मुझे मैक्सिमम वही 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद जो है मेरे साथ जैसे रिसर्च के बारे में बात करना हो या फिर उनके फिक्सों के बारे में बात करना, ऐसे नहीं होता है कि वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे। वहाँ इंटरव्यू में नहीं पूछा जा सकता है कि प्रसाद का जन्म क्यों हुआ, मतलब कब हुआ था, उनकी प्रिय विषय कौन सी रही है, गीति नाट्य रही है या उपन्यास रही है या नाटक रही है, ऐसे जो है प्रश्न नहीं पूछते। वहां उनको पूछ सकते हैं कि जैसे अभी हम रामचरितमानस की महाकाव्यात्मकता की बात कर रहे थे, तो कामायनी की थीम हो गया हो या फिर कामायनी में क्या रहस्यात्मकता आपको देखने को मिलती है, या फिर कामायनी रचना में अगर आपको मिले एक सुयोग मिले कि आप कामायनी में क्या जैसे उसमें से क्या छांटना चाहेंगे, क्या उसमें बताना चाहेंगे, और उनके संबंधित कुछ पुस्तकों की आलोचनात्मक हो गया हो या फिर वैचारिक पुस्तकें, इस प्रकार से पूछ सकते हैं सर। हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और एक बार भी होता है जैसे हम महाप्राण निराला बार बार प्रयोग करते हैं, उनको संबोधित करते रहते हैं, तो वहां भी प्रश्न बन जाता है कि महाप्राण क्यों कहते हैं या फिर उनको सर्वप्रथम किसने कहा था। तो हमारे बात करने से हमारे लहजे से ही वहां प्रश्न बनते हैं, इसीलिए पहले से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन काफी पूछे होंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको स्किप करना पड़ेगा हुआ होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा नर्वस या फिर डिमोटिवेट हुए होंगे, तो मतलब ऐसा कुछ फील हुआ था जिससे कि मतलब कि हाँ अगले वाला क्वेश्चन है जो फेस नहीं कर पाए? हाँ जी सर, फील हुआ था। जैसे एक डेमो क्लासेस हमको बोला गया था डेमो के लिए, तो क्या होता है कि फर्स्ट तौर पर वो लोग डेमो रख देते हैं, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे आप पेन पेपर में लिख रही हैं, तुरंत जाके आप व्हाइट बोर्ड में या फिर ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। तो मेरा क्या हुआ था कि स्लिप हो गया था, परंतु इस चीज के लिए वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए ये सब भावना ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इन सभी चीजों को आप सोचने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो बैठा है
वो भली भांति जानते हैं आप, और इन स्थितियों को वो गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा है। तो ये सब सिली मिस्टेक हर किसी में देखने को मिलता है, या फिर जैसे हेडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। हम सुनते हैं कि तोड़ती पत्थर, पर उसके शीर्षक क्या है? वह तोड़ती पत्थर है या तोड़ती पत्थर है? भले ही हम लोगों के सामने ये कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ देखने को मिलती है, और विद्यार्थी को सब कुछ नहीं पता होता, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं पता है वहां हम घुमाने की बजाय हम सिंपली कह सकते हैं कि नहीं सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में, या फिर इस प्रश्न को बताने के लिए मैं असमर्थ हूँ। बिल्कुल। जितना हम अपना समर्पण करेंगे हमारा इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। हम घबराहट के चक्कर में क्या होता है, इधर उधर की चीजें बोलने लगते हैं, और वहीं से फिर नए नए प्रश्न जो है हमारे सामने आने लगते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, अंजनी जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि डेमो क्लास के लिए हमें किस किस टॉपिक को तैयार करके जाना चाहिए? काफी संक्षिप्त थी। मतलब या तो छोटी कविता हो, या फिर कोई कहानी की सारांश हो। जैसे आप अपना थीसिस का काम शुरू कर रही हो, थीसिस तो बोल नहीं सकते, आपको मैक्सिमम 3 to 5 मिनट का समय मिल सकता है। उतने में जिस विषय में आप निपुण हो, जिस विषय आपको अच्छे से आता हो, संक्षिप्त में आप हेलो जी जी आ रही है मैम? संक्षिप्त रूप से आप उसको बोल सकते हो। जैसे अकाल उसके बाद हो गई हो, या फिर जैसे नागार्जुन की गुलाबी चूड़ियां, भी जैसे मैं बता रही थी, किसी एक तत्व को हम उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर अगर भाषा विज्ञान देखें तो उसमें से कुछ अंश को दिखा सकते हैं, या फिर काव्य शास्त्र के किसी के, जैसे हम ध्वनि संप्रदाय और ध्वनि सिद्धांत और संप्रदाय तक की जो बात है, इन चीज को दिखा सकते हैं। तो का जो प्रिय विषय रहा है, का जो फील्ड जहाँ आप क्वेश्चन आंसर सब कुछ बना सकते हो, तो इस छोटा सा एरिया आपको चुनना पड़ेगा। बहुत ज्यादा विस्तृत होने से आपको समय नहीं मिलेगा और वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा सजेशन ये मैम का है। किस लीजिए संक्षिप्त में बहुत ही कम समय अपने बात रख के आना पड़ेगा। जी बहुत तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। काव्यन सर लगभग 1 वीक से मैम से हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि मैम टाइम निकाल लीजिए। जब से ये हमारे साथी है, तो मैं भी पीएचडी का मेरा काम जो है चालू है, जिसके तहत मुझे भी यूनिवर्सिटी में कभी काम पड़ जाता है, इधर फिर कॉलेज संभालना पड़ता है, तो मैं समय नहीं दे पा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बातचीत हुई, इंटरव्यू तो मैं नहीं कह सकती इसको, अच्छे से बातचीत हुई, सभी लोगों ने अपनी मत को रखा है, और कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए आपका। और एक बात है, आपका जो असेसमेंट है, आपका जो टेस्ट है, वो है कि आप एग्जाम को पार करके आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी विषय में, या फिर कि जो यहाँ तक जैसे आए हैं ऐसे ऐसे नहीं आ गए हैं आप। कुछ मेहनत है आपके पीछे, कुछ जानकारी है इसके पीछे। तो वहां आप उस चीज को किस प्रकार से दर्शाना चाहते हो, या फिर किस प्रकार से दर्शा रहे हो, आप बच्चों को किस तरह से संभाल सकते हो, उसी के हिसाब से रहता है। और जैसे आपका फर्स्ट पेपर भी है, तो उसी में से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर क्लास मैनेजमेंट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कोई दिखा दे सकते हैं आपको कि किस प्रकार से आप कक्षा को संभाल रहे हैं। इस प्रकार से अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कोई एक स्टूडेंट, तो आप उसको कैसे वहां क्या आपका रहेगा। इन सभी चीजों के ऊपर भी हमको एक विषय तैयार करके जाएंगे, और वहीं से प्रश्न पूछेंगे, ये इंटरव्यू नहीं होता। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, और आप उसका जवाब जो है कॉन्फिडेंटली देना है, जो आता है। जो नहीं आता वह हमको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, हमको ये विषय नहीं आता। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जी मैम। और आपको थोड़ा और कभी परेशान भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। जी मैं तैयार हूँ, क्योंकि काफी अच्छी सेशन रहा आपका। हम लोग क्या कई लोग जी जी उन सेशंस को देखें तो आपका सेशन काफी अच्छा रहा। और जो अच्छा। टॉप सेशन है उनमें से आज आपका रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं भी इस फील्ड में उतरी हूँ, मेरी ज्यादा अभिज्ञता नहीं है, बस कोशिश कर सकती हूँ सर। और मुझे ये मौका आपसे मिला है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। चलिए ओके, अब इस क्लास को हम लोग देखते हैं। तो जी सर। आप ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। आप अपने छात्रों को भी अपनी प्रतिभा को दिखाएं कि मैंने इस तरह से जी 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 ओके धन्यवाद। सर। राघवेंद्र सर रुकिएगा। अंजलि जी लेफ्ट होइए। विकास तो हर एक में आते हैं सर। कैसा रहा सर? बहुत है ना? अच्छा। मतलब वो बहुत अच्छा हुआ, मतलब रिसेंटली ही वो अभी मार्च 2024 में ज्वाइन हुई है ये। नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत ऐसे लोग आगे जाते, कोई घमंड नहीं, कोई किसी आप हाँ आए थे आशीष सर। आशीष सर के अंदर, हम्म। ना, तो काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हाँ काफी अच्छा रहा, मतलब जो भी अपने वो मैम भी आई थी वो भी ठीक ठाक थी, लेकिन उनसे बेस्ट ही इनका रहा। हाँ इंटरव्यू अच्छा रहा, ऐसा अच्छा अच्छा। रहा। अब वो और ही परेशान करेंगे इनको। उनको भी अच्छा लगा सर ये बात तो, मैम को भी अच्छा लगा ये, अच्छा लगा इन्हें बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब क्या है कि वो भी पीएचडी की तैयारी कर रही है ना, हाँ तो और क्या सीखने को मिलता सीखने को मिलता है, तो बढ़िया अपन उसको यूट्यूब पे डाल देंगे और है। बिल्कुल इसके बाद मैम को भी शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। ओके गुड नाइट।